बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकेट टॉक्स की एक और अमेजिंग सी एपिसोड के साथ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ वैसे तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपसे उनका तारुफ भी करवाएंगे और आज प्रोग्राम को एक और सिमत से, एक और नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर यावर ज़मान, जो कि MCPS, FCPS, FRC फ्रॉम ग्लासगो हैं, साथ ही साथ आई स्पेशलिस्ट एंड रेटिना सर्जन हैं। आज हम डॉक्टर साहब से ना सिर्फ ये जानेंगे कि आँखों की सेहत क्यों ज़रूरी है, बल्कि ये भी जानेंगे कि नज़र का, आँखों का और इस बिनाई का इस्तेमाल मुझे और आपको कैसे बेहतर अंदाज में करना चाहिए। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में भी थोड़े से इंसाइट्स जानेंगे। ऑफ कोर्स लाइफ के चैलेंजेस, उन्होंने ज़िंदगी में अब तक किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, ये सारी बातें भी हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में शेयर करने वाले हैं, तो साथ देते रहिएगा। और वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और बात करने का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यावर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको मेडिकेट टॉक्स की आज के एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया कि इस नज़र से हम देखेंगे और हमने ये भी बता दिया आपके इंट्रोडक्शन में कि माशाल्लाह आपका ताल्लुक जो है वो आय वाले डिपार्टमेंट से है, यानी आँखों की सेहत के डिपार्टमेंट से है। तो अगर मैं आपसे पहला ही एक सवाल करूं, डॉक्टर साहब, जब हम अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं और कुछ प्लान करते हैं कि हमने ये करियर चूज़ करना है, ये इस सब्जेक्ट में मैंने अपने आप को स्पेशलाइज करवाना है, डॉक्टर यावर ने आँखों की ही सेहत के मामले को क्यों चूज़ किया? कोई स्पेसिफिक चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि मैं जो हूँ वो आँखों की ही सेहत के हवाले से स्पेशलाइजेशन करूँगा और आसान लफ्ज़ों में आँखों का डॉक्टर बनूँगा? सही। अच्छा, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, मतलब इट इज़ वन ऑफ माय फ्यू विजिट्स के जहाँ पे मैं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम नहीं जा पाते जो जगहें हैं जहाँ मेडिसिन तैयार हो रही है, और ये कि बैक एंड पे हम तो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट ये है कि ये वो किन मराहिल से गुजर के वो तैयार होती हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो बड़ी मुश्किल से अब ये भी प्लान हो रहा था प्रोग्राम, और अच्छा हुआ कि मैंने खुद देख लिया, ताकि मुझे वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिजिशियन का दवाई को प्रिस्क्राइब करते, और मेरे ख्याल है तसल्ली भी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक रहा सवाल इस पेशे को मुंतखब करने का, तो वो मामलात ये थे कि एक तो मतलब जब हम अपने मेडिकल के कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं तो हम तमाम शोबों में हमें एक इंट्रो दिया जाता है, या हम उनके वार्ड्स में काम करते हैं। सही। तो उस वक्त जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोग मतलब इस फील्ड को बहुत कम चूज़ करते हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि थोड़ा लोगों को मुश्किल लगती है। तो मुझे सिर्फ यही तजस्सुस उस वक्त हुआ कि ये लोग, मतलब लोग से मुराद हमारे जो साथ के डॉक्टर्स हैं, मेल फीमेल, उनको ये इसकी आई जनरल बॉडी के मुकाबले में आई की फील्ड पढ़ने के हवाले से या नॉलेज के हवाले से थोड़ी मुश्किल लगती है और इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो मैंने उसको उसी इंटरेस्ट से कि लोगों को क्यों मुश्किल लगती है वो पढ़ी, और फिर मेरा उस वक्त इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और उसके अलावा अब दूसरी सेकंड थिंग इज़ कि जब मेरा वो हो गया तो मेरी अब इसको कहें कि किस्मत कहें, या मेरी वालदा का भी ये था कि ख्वाहिश थी कि तुम इस फील्ड में वो, हालांकि मेरे एक बड़े भाई, दो मेरे फैमिली में डॉक्टर्स और मौजूद हैं, एक ENT के हवाले से और एक मेरी बहन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सही। तो अब मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चीज़ थी, और उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया था, बट उन्होंने ऐसे ही जिक्र किया था। अब ये अल्लाह की तरफ से था कि उनकी बात पूरी होनी थी कि मुझे इसी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और इसी तरीके से मैं इस फील्ड में। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आपने ज़ाहिर है एक्सपीरियंस किया, देखा, फिर आपको महसूस हुआ कि नहीं मुझे इसी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपसे इन जनरल एक सवाल करूँ कि डॉक्टर यावर अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ज़ाहिर शऊरी तौर पर आप बड़े हुए, आपने चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू किया, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत देते हैं और क्यों देते हैं? मतलब आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? मैं इन जनरल ओवरऑल पूछ रही हूँ, चाहे वो सेहत का मामला हो डॉक्टर साहब, या आप समझ लीजिए रिलेशनशिप का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, डिसिप्लिन का मामला हो, जो आपको बेहतर लगता है बताइए। नहीं, मतलब बेसिकली ये सवाल वो आ जाता है कि मैंने इस बात का जवाब इसमें है कि मैंने डॉक्टर ही क्यों बना, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दो भाई मेरे फ़ौज में गए, एक शहीद हुए,
और 3 ये बने आर्किटेक्ट, मतलब तो हर किस्म के लोग मेरे मौजूद थे। सिर्फ लेने का मकसद ये था कि इसकी भी एक छोटा सा वाक़या ये है कि बच्चे को, हालांकि हम लोग चूँकि फ़ौजी घराना मेरे भाइयों का वो सारा होता, मगर एक बच्चे को मैंने एक जगह पे हैदराबाद पे मैंने उसको देखा, आया वो सिर्फ वो मेरे हाथ में कोई चीज़ थी तो बड़े हसरत से वो देख रहा था। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो सॉरी, उस पर फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं इससे इस बच्चे की हेल्प करूं या किसी भी इंसान की, या उससे जो क्लोज रिलेशन में आ सकता हूं, तो वो डॉक्टरी से बेहतर मेरा पेशा नहीं हो सकता। और आज तक मैं उस चीज़ को फील करता हूँ, इंजॉय करता हूँ कि ऑल्दो कि मेरी फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि मैं सुबह निकलता हूँ और किसी वक्त भी बाज़ दफ़ा कॉल आ जाती है, इवन संडे को मुझे जाना पड़ता है, बिल्कुल। बट वो जो पेशेंट्स का खुशी और सुकून होता है, यानी और वो स्पेशली आँख के मामले में कि उनको नज़र आने लगे या उनकी नज़र बेहतर हो जाए, तो उसी वजह से मैंने इन चीज़ों को उस बच्चे को रख के मैंने इसको चूज़ किया था, और आज तक मेरे लिए उसी चीज़ की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगी, क्योंकि सुनने वाले जब हमारे प्रोग्राम को देखेंगे तो यकीनन उनको फ़ायदा पहुँचेगा, और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं आम फहम अवाम को, डॉक्टर साहब, आँखों की सेहत के मामले में बहुत सारी, एक तो मुश्किलात का सामना होता है, दूसरी चीज़ ये कि हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने ओन पे अपने आँखों की सेहत के मामले में कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा, आप माशाल्लाह इतने सालों की प्रैक्टिस में हैं। व्हाट डू यू फील कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आम आँखों की सेहत के मामले में बहुत मुगालते में रहती है? देखिए, 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जी जिसके बारे में लोग नहीं जानते। मतलब अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के उसमें ये है कि वो माँ बाप हमारे साथ भी, मतलब हमें ये बचपन से कॉन्सेप्ट या ये चीज़ बताई गई कि चश्मा लगना नज़र की कमज़ोरी की निशानी है। जी बिल्कुल। तो माँ बाप आज तक मतलब जाहिर सी बात है, मैं तो ये इस बात की तबलीग ही कहें कि कहता रहता हूँ कि बच्चों को हर 6 महीने में नज़र चेक करवानी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक अगर आपको कोई उनकी आंख में कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है या उनके देखने में, तो बहुत जल्दी ले आना, जिस वक्त हो वो चाहे वो गोद के हों तब भी ला के दिखाना है। वरना अगर आपको नॉर्मल भी नज़र आ रहा है तो उसको आपको, बच्चे वर्बल कहते हैं 3-4 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, उस वक्त से उनको करवाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहा करता हूँ, बाद में मोतिये का और दवाइयों का खुद से लेके इस्तेमाल करना, ये चीज़ें कम अहमियत की हामिल हैं। जो असल चीज़ इसलिए ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि तकरीबन हम कहते हैं कि 5 साल से 15 साल के दौरान बच्चे की नज़र बन रही होती है, और ये वो टाइम है कि इस वक्त उसको जो जिस चश्मे की ज़रूरत है वो उसको लगाया जाए। अगर वो उस वक्त नहीं लगाया गया तो बच्चे की आई सुस्त, या उसको आम अंग्रेजी में लेजी कहते हैं, हम मुश्किल सा नाम है एम्ब्लियोपिया, यानी कि उसके बाद उसको अगर आप नंबर लगाएंगे तो आंख ने देखना नहीं सीखा है, वो उतना ही देखेगी जितना उसने इस बचपन में सीखा है। क्यों? बच्चे का जैसे जैसे जिस्म बड़ा हो रहा होता है, उसकी ये आंख का साइज है, अगर किसी एक का मिसाल के तौर पे नंबर मेरा -1 है दूर की, तो मेरी आंख नॉर्मल साइज से 1 नंबर बड़ी है, मेरी आंख कमज़ोर नहीं है। हमें बताया गया कि ये चश्मा कमज़ोरी है, और उसके मैं सबूत ये दूं आपको कि जो चश्मा का लेज़र करवाते हैं, लेज़र से नंबर, लेज़र सिर्फ नंबर क्या करते हैं, -6 है तो उसको 0 कर देते हैं। तो कमज़ोर आंख, वो फिर कमजोर आंख का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो लेजर आंख को मजबूत नहीं कर रहा, वो सिर्फ नंबर को कम कर रहा है। मगर अगर उसी बच्चे को बचपन में चश्मा नहीं लगा तो उसकी एक आंख लेजी हो जाएगी, फिर वो एक आंख माइनस, वो देख चश्मे के साथ भी ऊपर वाला लफ्ज रहा है, -6 से आपने 0 कर दिया, वो देखेगा वही लाइन। तो ये जो बड़ा कीमती साल होते हैं कि बच्चा जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे उसके कपड़े छोटे हो रहे हैं, तो इस तरह उसकी आंख बड़ी हो रही है और वो साथ साथ देखना सीख रही है। वो देखने सीखने का टाइम गुजर जाता है तो फिर वो मतलब वो मेरे पास बच्चे आते हैं कि जी पायलट
बनना है, अब उसी वक्त ही पता चलता है बिल्कुल। कि जी कम है। अब तो इंजीनियरिंग में और इधर वो कलर ब्लाइंडनेस के या और नज़रों के उसके टेस्ट होते हैं अक्सर जगह पे, जी। तो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते और वो इवन बाहर जा रहे होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। हाँ। तो वो उनको नहीं होता, वो हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कर दें। हाँ। मैंने कहा यार वो टाइम था जो आपने चश्मा नहीं पहना, बिल्कुल। अब वो कुछ। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो लोग अपनी आंखों के हवाले से और बच्चों की आंखों के हवाले से गफलत में रहते हैं कि हर 6 महीने पे। और आखिरी चीज़ मैं इस बात को ख़त्म करते हुए बताऊं कि अगर आपने आज जाके अपने बच्चे को टेस्ट करवाया तो वो 6/6 है, ठीक है, नंबर भी उसका 0 पे आ रहा है या कोई मामूली सा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो 6 महीने बाद नहीं, जरूरी नहीं है कि वो ही हो, क्योंकि उसका जिस्म बढ़ चुका होगा, आंख का साइज बिल्कुल। तो एवरी 6 मंथ्स उसको, चाहे वो 6/6 ही रहे, उसको चेक करवाते रहना। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है, एंड आई एम श्योर कि ये सुनने वाले जो है वो उस पर ज़रूर तवज्जो भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर हम जो अभी तो हम थोड़ी क्लिनिकल बातें की, मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह आप इतने अरसे से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारी डॉक्टर साहब ऐसी छोटी बड़ी कामयाबियां होंगी जो आपने ओवर द इयर्स अचीव की होंगी। कोई एक ऐसी कामयाबी जो आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें अपनी, जिस पे आपको अभी भी बड़ा फ़ख्र होता है, यू फील प्राउड और आपको अच्छा लगता है कि ये एक मेरी कामयाबी है, किसी भी हिसाब से? बस वो उसी हवाले से है। खैर एकेडमिक तो आप कुछ भी कर लें, कोई भी डिग्री ले लें या कोई भी रिसर्च दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दें और आपको कितनी ही उस पर दाद व तहसीन मिल जाए, मगर वो खुशी उससे कहीं कम होती है जब आपका एक मरीज़ आता है और वो मतलब नहीं देख रहा, प्रैक्टिकली नहीं देख रहा, और वो देख कर जाता है और उसको, जिसको 7 दूसरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। तो एक ऐसी खातून थी और अभी भी वो उसको आती है कि वो, और जनरली एक तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पाकिस्तानी बड़े मतलब मुझ समेत बड़े एक हालात है, माहौल है, मुझे नहीं पता कि बड़े नाशुक्री उसमें रहते हैं कि वो शुक्र अदा नहीं करते कि वो एक चीज़ हो जाए, अच्छी हो जाए, वो उस पर भी वो नहीं कहते ना अल्लाह का वो शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा सा और अच्छा नहीं हो सकता था, भाई जितना हो गया उसको शुक्र अदा करें। ठीक है। वो एक खातून आई, उसको वो इंटीरियर सिंध से मेरे पास आई थी और उसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई आपका ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वो पर्दे क्या, उसको सूजन थी और मोतिया भी था। सही। हाँ, और वो सिर्फ हाथ का इशारा देखती थी, कुछ नहीं देखती थी, और या लाइट का पता चलता था। उसकी बारी बारी मैंने दोनों आँख का किया, मगर पहली आँख का दूसरी आँख में, चूंकि पहली आँख से उसने देखना शुरू कर दिया था तो शायद उसको उतना ही नहीं लगेगा, मगर पहली आँख में जब उसने किया, उसने देखना शुरू किया तो मतलब मैंने उसको बताया कि देखो पर्दे की सूजन भी है, मोतिया भी ऐसा है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम दोनों से नहीं देखती हो, अगर एक से देख रही होती तो शायद मैं ऑपरेशन ना करता। बिल्कुल। और को करने के बाद जब वो देखने लगी तो वो इस कदर शुक्रगुजार हुई मुझे मेरे, अच्छा वो सिंधी में एक थोड़ा सा मुझे आती तो है, मगर वो अपने जज्बात का इजहार वो अपने अटेंडेंट से करे, और वो तो उसने मेरे असिस्टेंट से ज़्यादा बात की जी। तो उसने मुझे बताया कि उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे, वो घर में बहुत खुश रहती है, खुद चलती है फिरती है, और क्योंकि उसको वो 2 साल में ही उसकी सूजन की वजह से बिनाई गई थी। पहले वो दुनिया देखती हुई आई थी, तो शुरू से ब्लाइंड हो तो वो उसको इतनी तकलीफ नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात थी कि वो देखने लगी और बहुत ज़्यादा हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अभी आपने हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी कहा कि आपके पास ज़ाहिर वक्त की किल्लत होती है, क्लिनिक होता है और मसरूफियात होती हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डॉक्टर यावर ज़मान जो हैं वो प्रैक्टिस करने के अलावा, मरीज़ों को देखने के अलावा, अलग से अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं, या कौन सी ऐसी हॉबी है, या कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है जब कभी वक्त मिलता है तो मैं इससे हट कर करता हूँ? देखिए, जो मुझे पसंद हमेशा से रहा है और जो जब तक मेरे पास टाइम था मैंने किया, कि मुझे अच्छी उर्दू की बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं सिर्फ ये कर पाता हूँ कि मैं अपने शेल्फ में जब भी कहीं जाऊँ तो वहाँ से लेके और रख लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब करंटली मैं क्या कर पाता हूँ, जब मुझे जो भी टाइम मिले जी। तो यही वाली बात होती है कि अब ये मोबाइल और ये चीज़ें इतनी आ गई हैं कि आप वो आते आते भी और बिज़ी होने के हवाले से ये मशगला तो अब थोड़ा पीछे रह गया। अब ये है कि मैं फैमिली के साथ या अकेले, मुझे
ड्राइव करने का बड़ा शौक़ है। सही। क्योंकि अब इत्तफाक अल्लाह ताला ने आसाइशें दे दी हैं कि पूरे हफ्ते ड्राइवर ड्राइव करता है, तो संडे के दिन मैं अपनी फैमिली को लेके या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चला मैं ड्राइव करूंगा, मैं खुद ड्राइव करूंगा। सही है, बिल्कुल तो सही वो है। ड्राइव करना मेरी एक हॉबी है। हॉबी है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मरीजों की भी बात की और अपने एक्सपीरियंस की भी बात की, कोई भी एक ऐसा वाकया कह लीजिए या एक ऐसा सबक कह लीजिए जो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपने भी सीखा कि जब आप मरीज़ों की देखभाल आपने करना शुरू की या आपके पास मुख्तलिफ जगह से पेशेंट्स आए तो आपको भी एक लेसन मिल गया, जो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मेडिकेट टॉक्स का मकसद हमने सिर्फ ये नहीं रखा कि हम लोगों तक आसानी की बात पहुंचाएं, हमने उसमें एक हिडन चीज़ ये भी रखी है कि जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, हम चाहते हैं कि जब वो अपना कोई लेसन लोगों के साथ शेयर करें तो उससे लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत बने और वो थोड़े इनकरेज हों कि वाकई छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने क्या सीखा कि कोई भी ऐसे वाक़े में जो आपको लगा कि हाँ ये वाकई एक मेरे लिए भी सबक आमोज़ बात थी ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस? देखिए, ये मामलात ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे हम सीख रहे होते हैं, मगर चंद चीज़ें ऐसी होती हैं, एक तो मेरा सीखना है, मगर और एक जो मेरे तवज्जुह से लोगों को पता चले कि वो जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। बीइंग अ फिजिशियन तो वो मैं सीखूंगा और मैं अपना बेहतर तौर पे इलाज कर पाऊंगा, मगर उस स्टेज तक लोग ना पहुँचें। तो अब आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कभी भी नज़र के हवाले से आँख में कोई मतलब एक छोटी सी चीज़ भी ये है कि आँख में कोई चीज़ चली गई तो उसको मले नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, मलने के लिए ठीक है वो सख्ती से मवानियत है, पानी डाल लें कोई, और ये है कि अर्के गुलाब या मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेकर खुद से ना डालें। आँख ऐसा मामला है कि उस आप दवाई इतना ज़्यादा आपकी जिस्म पे असर तो कर सकती है, वो 1 या 2 गोली अगर आप इधर उधर की खा लेंगे, जिस्म बहुत बड़ा है वो दवाई का इतना असर नहीं होगा, मगर आँख बहुत छोटी है, वो एक ड्रॉप जो है वो आपको अंधा कर सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ आँख में महसूस हो रही है तो आप उसको मलेंगे नहीं, ठीक है, पानी से उसको साफ़ करेंगे या फिर डॉक्टर को जाके दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि दवाई खुद से लेके आप मेडिकल स्टोर से, मैंने बहुत सारी आंखें ख़राब होती देखी और वो मैं यही वो कहता हूँ कि अगर ये ड्रॉप आप ना डालते, क्योंकि आंख सबसे नाजुक हिस्सा है, वो एक ड्रॉप डालने से अगर उसका रिएक्शन वो हो तो आप पुतली सामने की पुतली सफ़ेद हो जाती है और अंधे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ बड़ी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, माशरे में बहुत सारी बढ़ती हुई और एक चीज़ मैं एक चीज़ आखिरी और वो ऐड कर दूं इसमें, वो आगे जाके मैंने मेरा जो वो भी है आखिरी, वो आगे शायद चल के आप बात हो भी कि शुगर के हवाले से बिल्कुल अब ये थोड़ा सा डॉक्टरों का भी है जो शुगर को ट्रीट कर रहे हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स का वो है कि जिस तरीके से आप बाकायदगी के साथ या बगैर मतलब बाकायदगी के साथ नहीं भी, आप एक दफ़ा साल में कभी जाके शुगर के हवाले से डॉक्टर को दिखाते हैं तो आँख को इग्नोर ना करें, क्योंकि आँख में जो तब्दीली आएगी वो वापस नहीं जा सकती है शुगर के हवाले से। बाकी चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी, माशरे में वैसे ही बहुत बढ़ती हुई बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी जो आपने खुद भी अभी जिक्र कर दिया ज़ियाबतीस की है, और बहुत बार हम रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई थिंक अगर मैं गलत ना कह रही हूँ, उसका भी हम जिक्र सुनते हैं और वो रिलेटेड स्पेसिफिकली आँखों से ही होती है, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ियाबतीस, आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं, शुगर की जो आम बीमारी है या ज़ियाबतीस जो है डॉक्टर साहब, वो आँखों को कैसे मुतासर करती है? ये सवाल मैं भी जानना चाहती हूँ, आई थिंक हमारी टीम के लोग भी जानना चाहेंगे, और आप हमें बहुत बेहतर अंदाज में बताएंगे कि जब जिस्म के अंदर अगर शुगर है तो लोग तो आँखों को समझते ही नहीं कि उसका आँख से कोई ताल्लुक भी हो सकता है। ये कैसे बात है? अच्छा देखिए, इस हवाले से मैं आपको भी बताऊँ और जो नाज़रीन जो देख रहे हैं या टीम के लिए, देखिए शुगर खून की नालियों को कमज़ोर करती है। शुगर का इसके अलावा कोई वो नहीं है, और इसकी मिसाल मैं अपने मरीज़ों को बारहा देता हूँ, बल्कि मेरे 10 में से 9 मरीज़ अब शुगर के ही होते हैं। मैं पर्दे, क्योंकि शुगर आँख के पर्दे को ख़राब करती है, तो 10 में से 9 मरीज़ ऐसे होते हैं। तो शुगर ऐसे ही है कि खून की नालियों में वो तेज़ाब की तरह जंग लगा देती है। जब वो जंग लगा देती है, यानी कि एक तेज़ाब आपके लोहे के पाइप को जंग लगा देता है, इसी तरह से, और फिर या तो पाइप वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तो
आगे को पानी नहीं जाने देगा, तो वो आगे को पानी नहीं पहुंचेगा, यानी कि खून की कमी होगी। जिस हिस्से में भी है वो जिस्म के, जिगर हो गया, अच्छा उन हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करती है जहां खून की नालियां ज्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आंख हो गया, दिमाग हो गया, गुर्दे हो गए, ठीक है, जहां पे खून की सप्लाई ज्यादा है, तो या तो वो खून रुक जाएगा, वहां पे खून की कमी हो जाएगी, या फिर वो कमजोर होने के बाद पाइप फट जाएगा, तो वहां पे जो साइड का हिस्सा है, जी हाँ, वो खून फैल जाएगा, चर्बी उसमें से खून की नाली में से निकल जाएगी। ये और पूरे जिस्म में शुगर इसी तरीके से नुकसान करती है, तो अब आपको भी इसी तरह से मुतासिर करती है। और डॉक्टर साहब, ये जो हम अभी एक टर्म यूज कर रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये बेसिकली क्या है और इससे जुड़ी हुई जो पेचीदगियां हैं हमारी आंखों में? कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको बता देते हैं कि जी आपकी आंख के साथ ये पेचीदगी हो रही है, वो दरअसल डॉक्टर साहब क्या होता है? उसको फिर डील करने के लिए डॉक्टर्स क्या आपको डायरेक्टली सर्जरी बताते हैं या दवा अद्वियात से भी उसका इलाज हो सकता है? अब देखिए, इसमें मामला ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि आप जो सबसे ज़्यादा आँख को मुतासिर करती है, जो चीज़ नज़र आती है मरीज़ को, वो या डॉक्टर जो उसको बताता है, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी ये है कि रेटिना वो पर्दा होता है जिसको पर्दा बसारत कहते हैं, जहाँ पे तस्वीर बनती है, वो आँख का सबसे पिछली लेयर होती है जहाँ पे तस्वीर बनती है, और उसके पर्दे के पीछे जिस्म की खून की नालियाँ फैली हुई हैं। बिल्कुल सही। तो अब जैसे मैंने आपको पहले जवाब दिया, जहां खून की नाली वीक होगी तो उसी पर्दे पे जहां तस्वीर बन रही है, खून की नालियां हैं, वहां से वो या तो खून की कमी शुरू हो जाती है पर्दे में, या फिर जो है वो आपके खून की नाली फटती है तो उसमें से खून के धब्बे नमूदार होते हैं, या चर्बी निकलने लगती है, कोलेस्ट्रॉल निकलने लगता है। तो इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं कि रेटिना इन्वॉल्व कर रही है शुगर, मगर उसी रास्ते से कर रही है कि खून की नालियां कमजोर हो रही है। मगर साथ साथ मैं ये बताऊं कि ये तो सबसे आखिरी चीज है। शुगर पूरे आँख की ये जो पुतली है या आपके कॉर्निया जिसको हम कहते हैं बाहर की, वहां से लेके रेटिना तक हर चीज को मुतासिर करती है। और छोटी छोटी सी मिसालों में ये है कि आँख जिस तरह जिस्म में इन्फेक्शन की से लड़ने की कुव्वत कमजोर हो जाती है, इसी तरीके से आँख में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर जो लेंस अल्लाह ताला ने डाला हुआ है वो जल्दी पुराना होता है, जिसको मोतिया कहते हैं। सही। फिर उसके बाद तीसरा ये है कि इसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ता है शुगर की वजह से, जिसको हम काला पानी या ग्लूकोमा कहते हैं, ये भी शुगर की वजह से भी होता है। और फिर आखिर में पर्दा आता है। तो ये हर चीज को मुतासिर करती है, मगर चूंकि ज्यादा हाईलाइट डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, तो वो मैंने आपको एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या लगता है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमें बहुत सारे एरिया से लोग देख रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम को, मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ज़्यादातर कौन सी ऐसी कॉमन आँखों की या हम कहें आम बीमारियाँ हैं जिसको आपको लगता है कि जो हर तीसरे बंदे को यही चीज़ मेरे पास ज़्यादा आ रही है, ताकि हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें? जी देखिए, जो एक तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि शुगर के हवाले से जो आंखें मुतासिर हो रही हैं, चूंकि अब मैं आपको ये भी बता दूं कि शुगर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 2011 में अभी एक स्टडी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है 2022 में, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, बहुत पाकिस्तान में कम रिसर्च होती है, तो 2011 में शुगर नॉर्मल पॉपुलेशन में जो प्रेवलेंस था शुगर के मरीजों का वो 11% पे था जी। फिर वो 18 में बढ़ के तकरीबन 15-16 पे चला गया जी। इस तरह से हो गया, और अब जो 22 में रिपोर्ट आई है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 27% पे चला गया। सही। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जाहिर सी बात है कि ये हम लोग हमारे जो खाना पीना है वो तो खैर एक अलग ही मामला है। इसी वजह से अब शुगर के मरीज मेरे पास, चाहे वो मोतिये की सूरत में हो जी, चाहे वो बार बार इन्फेक्शन होने की सूरत में हो आँख में, या वो नज़र की कमी डायबिटिक रेटिनोपैथी की सूरत में हो, तो सबसे ज़्यादा यही वो चीज़ है जो कि हमारे पास आ रही है। बिल्कुल सही। कि शुगर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आँख में, वही वो आ रही है हमारे पास। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम सुनते हुए ना बहुत सारे लोग हमारे नाजरीन में और हाजरीन में, सामईन में भी ये सोच रहे होंगे जो अब सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ कि हम
हमें बचपन में किसी ने बताया या हमारे बड़ों से हमने सुना है कि जी अगर आप गाजर का जूस बहुत पीते हैं जी, अगर आप बादाम या अखरोट बहुत खाते हैं या फलानी सब्जी या कोई जी, ऐसा फ्रूट बहुत खाते हैं तो आपकी आंख बिल्कुल ठीक रहती जी। है। और अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब अगर हम ओवरऑल रिसर्च की भी बात करें तो पाकिस्तान में ये बहुत कॉमनली देखने में आता है, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे को कभी नज़र की दिक्कत हो रही है और वालिदैन नहीं चाह रहे कि उसको चश्मा लगे, तो बजाय कि वो फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, वो क्या करते हैं कि वो बच्चे के लिए बहुत सारी गाजरें मंगवाएंगे और 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता उसको गाजर चुकंदर पिलाएंगे सो दैट वो ठीक हो जाए। माय पॉइंट इज, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं, आप हमें गाइड करेंगे डॉक्टर साहब कि इज़ इट द राइट वे कि हम ये वाली चीज़ भी करें? क्या इसका वाकई डॉक्टर साहब ताल्लुक है, जैसे हम सुन रहे हैं कि गाजरें खाना शुरू कर दें तो जी चश्मा हट जाएगा, या इसका कोई ताल्लुक नहीं है? आप गाजर भी खाएं, आप ख्याल भी रखें, लेकिन आप डॉक्टर को भी दिखाएं, ये कितना इम्पोर्टेंट है? दो आपने बिल्कुल सही मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात की और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मगर उसकी मैं आपको एक साइंटिफिक बेस या उसको एक जवाब पेश कर देता हूँ कि देखिए विटामिन ए होता है गाजर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, और 90% जो हमारी तस्वीर बनने में, मतलब ये बहुत आसान और सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि वो विटामिन जो पर्दे पे तस्वीर बनती है उसमें विटामिन ए का बड़ा रोल है। सही। तो जिसकी आंख में विटामिन ए ज़्यादा होगा तो उसकी ऑब्वियसली पर्दे का काम करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो बच्चे के माँ बाप इस मुगालते में आ जाते हैं कि हम चश्मा लगाने के चश्मा उसकी आंख की तस्वीर को मुसलसल क्लियर बनने में मदद कर रहा है जो अभी इसको जरूरत है, मगर वो कहते हैं कि हम उस कमी को, आंख के साइज या तो छोटा होगा या बड़ा होगा नॉर्मल साइज, उस कमी को हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए दे के पूरा कर दें। तो अब वो तो है, वो तो एक हमें विटामिन ग़िज़ा की सूरत में या वैसे लेना ही है, मगर साथ साथ ये भी ट्रीटमेंट भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़रूरी सवाल था ये, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी मेथोलॉजी में रहते हैं। डॉक्टर साहब बस अब सवालात को थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगी। एक सवाल जो हमारे पास जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, मैं ज़रूर पूछती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स अपने अंदाज में उसको बताते हैं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना, मॉडिफाई करना। आँखों के हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या हमें बताएंगे कि अगर मुझे भी और हम सबको अपनी आँखों की सेहत का ख्याल रखना है तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक ज़िंदगी में, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम अपनी आँखों की सेहत का बेहतर अंदाज में ख्याल रख सकें? ठीक है, देखिए वही हम अगर इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं जी, मतलब एक यंग जनरेशन बच्चों के हवाले से और एक बड़ों के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों के हवाले से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं और आपके लिए भी यही है जो हमारे सुनने वाले हैं कि पहले हम ये कहा करते थे कि जी, मैंने तो पहले इस आपके ये जो मिथ है, ये जो गलतफहमी है कि जी चश्मा लग रहा है तो नज़र कमज़ोर हो रही है, उसको तो मैंने जवाब दिया कि वो, और अच्छा उसका मुकम्मल जवाब ये है कि बालों का कलर, आँखों का रंग, ठीक है, और आँख का साइज जी, ये माँ बाप से आता है। इस यानी कि अगर उस माँ बाप को अगर चश्मा है यस तो वो उसको उसकी आँख, अगर माँ की आँख, माँ को प्लस का नंबर दूर में लगता है तो बच्चे, अगर बाप की तरफ से वो न्यूट्रलाइज हो गया तो ठीक है, वरना वो प्लस लगेगा उसको। उसकी आँख छोटी होगी तो उसको प्लस लगेगा, अगर आँख बड़ी होगी तो वो लगेगा, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आँख की कमजोरी का तो ये मामला हो गया। दूसरी चीज ये है कि अब इसीलिए मैं ये बताता हूँ कि ये चेक करवाना जरूरी है, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि वो मतलब टीवी देख रहा है तो ज्यादा कमजोर हो रही है। हाँ, अब ये वाली ओके, माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि करीब से जाके टीवी देखता है, वो देख इसलिए करीब से रहा है क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा है। आप उसको चश्मा लेके दे दें या करेक्ट हो जाएगा तो दूर से देखेगा। या ये भी डॉक्टर साहब है कि अब हम बच्चे फोन भी बहुत यूज कर रहे हैं, वो अब मैं उसमें आ रहा हूँ कि यहाँ तक तो ये एक जनरल मामला हो गया। जहां तक मोबाइल का वो रहा, अब जाके देखें, ये तो एक बेसिक मेडिकल नॉलेज थी जो हमें बताई गई और हमें इस स्पीसीज पे, उसमें मॉडिफिकेशन अब ये आ गई है कि आपके जब से कोरोना आया, जब उसके बाद ही ये वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च हुई तो ये एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ मायोपिक बूम, माइनस का नंबर लोग बच्चों को लगने लगा। सही, जिनको नहीं थे उनको लग गए और जिनको थे वो बढ़ गए जब से सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई। और अब उसको थोड़ा सा और आगे हम लेके चले तो अभी ये रिसर्च आई है लास्ट ईयर में
कि और वो मज़ेदार सी बात ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने ये रिसर्च करवाई कि उनके डॉक्टर्स ने की, और उसकी मैं सिर्फ आपको एक समरी दे देता हूँ कि जो बच्चे क्या, अब वो ये कहते हैं कि जितनी तेजी से मोबाइल का इस्तेमाल छोटे बच्चों को दिया जा रहा है, तो इस वक्त 2025 आने वाला है, तो बाय 2050 25 साल बाद, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या छोटे हैं, 25 साल बाद आधी पॉपुलेशन को माइनस का नंबर लग जाएगा चश्मे का। और उसकी उस वजह ये बताई, स्क्रीन टाइम डार्क में खास तौर पे बच्चों को ये वाली लाइट, अच्छा ये इसकी साइंटिफिक मैं आपको वजह बता दूं कि जितनी आपको कंप्यूटर स्क्रीन की लाइटें ये लाइटें लगती हैं, आंख तेजी से बड़ी होती है तो माइनस का नंबर लगता है, जितनी वो बाहर की या नॉर्मल लाइट देखती है उसकी ग्रोथ का स्पीड नॉर्मल रहती है। ये भी अल्लाह की कुदरत है। जी हाँ, तो इसीलिए अब ये चीज हो गई। पहले हम सिर्फ माँ बाप को, क्योंकि बेसिक चीज तो ये थी कि वो जेनेटिक तौर पे नंबर आता है, मगर माँ बाप कहते थे कि बच्चे को जरा मना करें, ठीक है, मैं कह दिया करता था, मगर अब ये रिसर्च चूंकि प्रूव हो गई कि भाई ये साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि आप बच्चे को मोबाइल से कम रखें ताकि उसकी आई का ग्रोथ नॉर्मल उस पर रहे, और उसको चश्मे का नंबर या तो कम लगे या लगना है अगर जेनेटिक तो वो कम बढ़े। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जैसे ये कहते हैं कि जी आपको आंखों की तर्ज जिंदगी में कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो कुछ आंखों की ऐसी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे, अब वो बड़े हवाले से, हाँ अब ये तो बच्चों का हो गया, अब मैं बड़े के हवाले से देखिए, अब जो हम मोबाइल पे आ गए हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे उसमें देखें चश्मे का नंबर, आंखें कमजोर नहीं हो सकती, हम जो हमारी नंबर आ गया वो आ गया। सही। अब मोबाइल हम ज्यादा इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें या ना करें, चीज क्या होगा कि उससे तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को एक बीमारी का नाम पूरा दे दिया गया है, विच इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और कंप्यूटर क्यों बोला गया, क्योंकि ये 2012 से पहले की टर्म है, वरना इसका नाम होता है मोबाइल विजन सिंड्रोम। और उसमें आप अगर अब नेट पे जाएं, रीड करें कि मुसलसल उसको देखने से हमारे आईज के मसल्स होते हैं, वो उसको पकड़ के फोकस कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये इसमें भी मेरे आई के मसल्स हैं जो उसको फोकस करने में अब वो जब देर तक आप देखते रहते हैं तो आपके मसल्स थकते हैं, आई स्ट्रेन होता है, आंसुओं की ब्लिंकिंग हमारी कम हो जाती है, पानी आने लगता है, आई ड्राई होती है। तो इसको हमें मॉडिफाई करना है कि मैं इसलिए कहा करता हूं कि हमारे लिए, बड़ों के लिए, मोबाइल से अगर स्क्रीन इस्तेमाल ही करना है तो जितना बड़ा स्क्रीन होगा, मोबाइल से बेहतर लैपटॉप है, लैपटॉप से बेहतर डेस्कटॉप है। तो हमें व्हाट्सएप भी देखना है, कोई चीज करनी है, क्योंकि जितना हम ऑटो फोकस को, जितना कैमरा ऑटो, मोबाइल भी आगे पीछे हो रहा है तब आपको लोड आ रहा है, तो जितना बड़ा स्क्रीन होगा आप नॉर्मली और एक टाइम से देखेंगे। सही। और उसको अंधेरे में मोबाइल को इस्तेमाल करना, ये तो एक अभी बीच में बस बात खत्म करते हुए बताऊं कि एक मेडिकल्स में वो आई थी कि एक मुझे कंट्री का नाम याद नहीं है, भारत यूरोप में ही था, कि वो लड़की थी 17-18 साल की, उसको पार्शियल ब्लाइंडनेस हो गई, एक आंख से वो ब्लाइंड हुई फॉर द टाइम भी। वो क्या हुआ कि वो कंबल में इस्तेमाल कर रही मोबाइल, तो एक पे उसके तकिया या पिलो या कुछ और तो एक लाइट अडेप्टेड है जिसमें, और एक डार्क अडेप्टेड हो गई, तो ये इतना लाइट अफेक्ट करती है कि हम उसको इस्तेमाल ना। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब अब हम रैपिड फायर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बस आपसे मैं चाहूंगी कि क्योंकि आपने मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, मैं लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं, आज का प्रोग्राम बहुत फ्रूटफुल होने वाला है इंशाल्लाह ताला। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बहुत सारी चीज़ों को बता दिया जो शायद आज से पहले हमें नहीं मालूम थी, हम नावाकिफ़ थे। एक बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल डॉक्टर साहब, जो मैं बिल्कुल इस वाले हमारा जो क्लिनिकल वाला साइड है से उसको बंद करूँगी, क्लोजर दूंगी, दैट इज़ के अब हमारे पास फ़ोन भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एक्सेस है कि हम उसको बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते। डॉक्टर साहब, डू यू फील कि आप अपने पेशेंट्स को ये बताते हैं कि फिर हम अपना स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है वो कम करें, या अपनी आंखों के लिए अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं स्क्रीन टाइम तो कुछ ख़ास किस्म की कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई थोड़ी देर आंखों को झपकी मार लेना, कुछ ऐसा है कि जिससे हम आंखों को थोड़ा रेस्ट दें? बिल्कुल। जब और इसका सवाल का जवाब मैं पिछले उसमें इसलिए दिया, वो मैं आपको वाजे भी कर देता हूँ कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जब आप जाके रीड करते हैं तो उसमें ये चीज़ बताई गई है, अंग्रेज़ों ने तो ये उसको रिसर्च करके ये बना दिया है। उन्होंने 20-20-20 का रूल बनाया है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स व्हेन यू आर वाचिंग द स्क्रीन यू हैव टू क्लोज योर आई और सी फार फॉर 20 सेकेंड्स। सही, ठीक है। बट मैं ये कहता हूँ कि हर आधे घंटे बाद आप
जो उसको देख रहे हैं स्क्रीन को, तो आप दूर नज़र उठाएंगे, आंख को घुमाएंगे, दूर की तरफ ज़्यादा देखेंगे, ताकि वो जो मसल स्पैज़म में जा रहे हैं वो होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी ब्लिंकिंग ये बढ़ाएंगे, अब वो आप खुद से ज़्यादा ब्लिंक करेंगे, ठीक है, कि अपनी इस्तेमाल करते हुए ये ब्लिंकिंग का इस्तेमाल। सॉरी, एक सवाल, मुझ जैसे शायद मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, तो मैं किताब बहुत पढ़ती हूँ, तो डॉक्टर जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं, अमूमी तौर पर हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो डॉक्टर अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं बहुत देर तक किताब पढ़ती रहूँ तो शायद मेरे सर में भी दर्द होने लगता है, एंड देन आई नीड टू, मुझे बंद करना पड़ता है। तो वो लोग जो बहुत किताब पढ़ते हैं जी, तो उनके लिए भी डॉक्टर साहब आँख का सेम यही है? बिल्कुल यही बात है, बस सिर्फ फर्क ये होगा कि किताब से रोशनी नहीं निकल रही जी, तो वो थोड़ा सा लेस वो है। हाँ, और इसके बारे में मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि बराए मेहरबानी, अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, लोग किताबों से वो आप की बात को आगे जारी करते हुए कि किताबों से हटकर वो उस पर चले जाते हैं कि यार ये इजी आसान है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें फ़ॉन्ट बड़ा करके पढ़ लेते हैं और वो सारी चीज़ें। तो ई बुक्स, हम अगर आपको ई बुक्स पढ़ना है, वही दोबारा मैं बोलूंगा कि आप उसको कनेक्ट करें बड़े स्क्रीन पर, और आपको जितना पढ़ना है पढ़ लें। बिल्कुल सही। छोटे, उस पर जितना छोटा स्क्रीन होता जाएगा वो आपके लिए तो आसान है, मगर वो सिर्फ आप करीब के चश्मे से बचने के लिए, आफ्टर द एज ऑफ 40 कि यार वो किताब कौन उठाएगा, करीब का चश्मा लगाना पड़ेगा, इसको हम बड़ा करके पढ़ लेंगे, तो ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और इसी चीज को दोबारा, ये सारे उसूल जो मैंने आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में बताया कि अप्लाई होते हैं, कि आपको करीब के उसमें जाने के बजाय आपको वही वाली बात है कि थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करेंगे, आधा घंटा 20 मिनट पढ़ लिया आपने, फिर थोड़ा सा गैप दिया। बिल्कुल सही, यही वो हैबिट है जो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब हम चलेंगे हमारे प्रोग्राम के जो बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, जो कि रैपिड फायर है। बहुत देर से हम आंखों के हवाले से बात कर रहे हैं, अब थोड़ी सी बात करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा जानते हैं डॉक्टर साहब कि आपके जहन में रैपिड फायर के हिसाब से जो मैं आपसे पूछूंगी क्या क्या जवाब आते हैं, तो चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। जी डॉक्टर साहब, MSN या याहू? याहू। ओके। केक या आइसक्रीम? केक। अच्छा डॉक्टर साहब, सैंडल्स या स्नीकर्स? स्नीकर्स। ओके। डिजिटल या फिजिकल बुक्स? ऑब्वियसली फिजिकल बुक्स, बिल्कुल। स्वेटर या कोट? कोट। बिल्कुल सही। फायरवर्क्स या स्टार गेजिंग? स्टार गेजिंग। सही। वन क्लोज फ्रेंड और अ लार्ज सोशल सर्कल? डॉक्टर साहब किसको प्रेफर करेंगे? वन क्लोज फ्रेंड। सही। पिज्जा या बर्गर? तीसरा हमने डॉक्टर साहब ऑप्शन नहीं दिया, तो यू हैव टू चूज वन। पिज्जा या बर्गर? बर्गर। बर्गर। सर्जरी या फिर मेडिसिन? ये तो बड़ा ऑब्वियसली कि सर्जरी है। सही है। एंड डॉक्टर साहब, ग्लासेस या फिर लेंसेज? ग्लासेस या फिर लेंसेज? ग्लासेस। बिल्कुल फॉर श्योर ग्लासेस। फॉर श्योर ग्लासेस। कॉमेडी शो या मैजिक शो? कॉमेडी शो या मैजिक शो? ये तो बड़ा आपने मुझे बस डॉक्टर साहब इसीलिए तो ये रैपिड फायर है कि हमने कॉमेडी शो। कॉमेडी शो, ठीक है। डॉक्टर साहब, रोलर कोस्टर या फिर फेरिस व्हील? फेरिस व्हील। फेरिस व्हील, ठीक है। ऑटम या फिर समर? ऑटम या फिर समर? समर। रेन कोट या अम्ब्रेला? मैं तो दोनों नहीं पसंद करता, बहरहाल, कि जिसमें क्योंकि वो बारिश इतनी कम होती है कि मैं चाहे सर्दी की बारिश हो, मैं नॉर्मल उसमें जाता हूँ, प्रॉब्लम रेन कोट। सही है। अम्ब्रेला तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्वेरियम का विजिट या फिर जू का विजिट? जू विजिट और एक्वेरियम विजिट? एक्वेरियम। सही। ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल? मैनुअल। सही। स्काई डाइविंग या स्कूबा स्काई डाइविंग? डाइविंग। वाटर कलर्स या फिर क्रेयॉन्स? बेटे को तो खैर मेरे क्रेयॉन्स पसंद है, मैं वाटर कलर्स। सही। गार्डनिंग या कुकिंग? गार्डनिंग या कुकिंग? खैर मैं मज़ेदार खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो कुकिंग। कुकिंग। क्या पता डॉक्टर साहब फ्यूचर में आपको वक्त मिले तो आप कुकिंग भी शुरू कर दें, यू नेवर नो। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट, टाइम ट्रैवल पास्ट या फ्यूचर? यानी अगर टाइम ट्रैवल हम आपको दें तो आप पास्ट को चूज करेंगे या फ्यूचर को? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसने भी ये ऐड किया है, वेरी नाइस। नहीं, और बड़ा बस इस हवाले से कि टाइम ट्रैवल मेरा बड़ा फेवरेट वो है, मैं इस पे बहुत वीडियोस देखता हूँ और बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, और ये एस्ट्रोनॉमी, जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली
फ्यूचर ही Future ही, है, बिल्कुल। फ्यूचर ही है, क्योंकि फ्यूचर से जो है मैं बहुत ज़्यादा रीड करता हूँ इसके बारे में, जो मुझे टाइम मिलता है कि भाई जो वो फेक रिपोर्ट्स हैं या नहीं हैं, बहरहाल टाइम ट्रेवल। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत ही मज़ेदार आपने आंसर्स दिए और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आया होगा। आप डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ भी कहना चाहें, आई होप कि आज के प्रोग्राम में आपको भी कुछ अच्छा लगा हो। नहीं नहीं, डेफिनेटली आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा कि Thank you, एक जज़ाकल्लाह। फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपने, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो कि एक थोड़ा सा वो कहते हैं कि एक लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है कि जी क्या चीज़ होगी और जी, क्या जी, नहीं जी, होगी, जी। क्योंकि आपने बड़ा कंफर्टेबल वो रखा, पहली बात Thank तो ये you आपका so much। शुक्रिया। और सेकंड थिंग है कि ये सारा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं जो हूँ वो इन प्लांट के उस पर जाके मैं चीज़ों को जी। देखूँ उस पर। और आखिरी चीज़ मैसेज यही होगा कि नाजरीन के लिए या देखने वालों के लिए या आम लोगों के लिए कि देखें, आँखों के मसाइल को या आँखों की मसाइल तो बहुत दूर की बात है, आँखों की भी किसी भी यानी कि एक पानी का आना सिर्फ वो भी आपके लिए आगे चल के बड़े मसले का बायस बन सकता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, मतलब इससे ये होता है कि जी डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उनके मरीज़ बढ़ें, कहने का मकसद ये होता है, मगर हमारे पास देखिए मामलात ये हैं कि जनरल डॉक्टर के पास आप लोग चले जाते हैं, वैसे ही जनरल डॉक्टर के पास वो अपनी तरफ से ट्रीट भी कर देता है, मगर आँख इतनी नाजुक चीज़ है कि जब वो हमारे पास पहुंचता है तो वो नुकसान हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि आँख को अंदरूनी तौर पे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो कि हर डॉक्टर के पास नहीं होता। अवेलेबल, बिल्कुल। तो बस वो ये है कि आँख की किसी भी चीज़ को हत्ता के पानी आने को भी आप अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि अब नॉर्मल है या आँख में कोई चीज़ आपको तैरती नज़र आ रही है, कोई मक्खियाँ सी चलती नज़र आ रही हैं, तो डॉक्टर से, आई के डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी इलाज, वो बीमारी बढ़े नहीं। बिल्कुल सही डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद, आपने हमें अपना टाइम दिया और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जनाब, आज का प्रोग्राम यहीं तक था। अपनी इन खूबसूरत आँखों का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी आपने ज़िंदगी में बहुत सारी मज़ीद खूबसूरतियाँ देखनी हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। आज मेडिकेट टॉक्स की एपिसोड यहीं पर तमाम होती है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से किसी और खूबसूरत से गेस्ट के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी आँखों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।